नेटवर्क चेंज थोड़ा सा नंबर का राइट होगा, ठीक है ना। वापस समझा, इधर देखना, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तो 6n - 5n, 6n - 5n में इकाई का n की जगह आपको 1 रखना है। n की जगह 1 रखोगे 6 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 6 की पावर 1 6 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 6 में से 5 किया तो 1, राइट। अब सवाल नंबर आपके 11वां। नंबर 11 में आपके, यदि p और बटा q एक परिमेय संख्या है, p क्या है, एक परिमेय संख्या है, p बटा q एक परिमेय संख्या है, q पर क्या प्रतिबंध होगा, q पर क्या प्रतिबंध, यह आपका सवाल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, उसने ये भी लिखा है p बटा q क्या है, शांत दशमलव, क्या लिखा है, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव लिखा है तो मैंने कल पढ़ाया था आपको क्या होता है, q किस पावर का होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या शांत दशमलव होगी, ठीक है। p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो q होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, तो वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो उसने आपको ओनली फॉर यही पूछा है विविध में q का क्या प्रतिबंध होगा, नंबर विविध का 11 है, q पर क्या प्रतिबंध होगा, q पर लिखना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, तो वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, सवाल सवाल नंबर 12 में जैसे 2√45 प्लस 3√20 बटे में 2√5 एक या अपरिमेय संख्या है। आपको क्या बताना है, ये परिमेय या अपरिमेय, सवाल 12 सॉरी बताना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले डायरेक्ट नहीं बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, जैसे रूट है तो आप ये सोचोगे रूट है तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, तो अपरिमेय संख्या नहीं, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 45 से, 45 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 5 का बनेगा, 5 सॉरी पहले 3 का देना है, 3 एकम 3 1 5 5 3 15, 3 में 15 का देना 5 और 5 1, यानी इसके टुकड़े हो गए अपने 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 √20 के, इसी प्रकार √20 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, 20 में 2 का भाग मिला 10 में 2 का भाग मिला 5 में 5 का गया 1, ठीक है ना। कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होती है तो आधी हो जाती है 10, 10 का आधा 5 का आधा होता नहीं है, 5 में 5 का बढ़ा जाएगा एक बार, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको 2√5 ही लिखूंगा मैं। अब समझने लायक बात ये है कि मुझे ये बताना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो इसको सोल्व करते जाओ। 2 3 3 का एक जोड़ा बनता है, जब जोड़ा बनता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ओनली फॉर अंदर क्या रहेगा, √5, क्योंकि जब 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा है यानी 3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है और संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, एक ही 3 बाहर आएगा और 5 अकेला तो वो रूट के अंदर रहेगा। इसी प्रकार इधर 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 कहां जाएगा, बाहर और √5 अंदर,
तो बट्टे में क्या रहेगा 2 रूट 5। ठीक है, 3 दूनी 6 रूट 5 हो गया, 3 दूनी 6 रूट 5 हो गया, बट्टे में 2 रूट 5, 6 और 6 12 रूट 5 हो गया, 6 और 6 कितने होते हैं 12 रूट 5 बटे में 2 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट गया और 2 से 12 कट गया 6 बार, आंसर क्या है 6। अब 6 आंसर आया, अब 6 परिमेय या अपरिमेय संख्या है, तो 6 के बटे में 1 लिख सकता हूं मैं। यदि किसी संख्या में 1 का भाग लगाए तो वह संख्या वो की वही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो इस संख्या को मैं a बटा b के रूप में लिख रहा हूं, लिख सकता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या उससे कहते हैं वह संख्या जिसे a के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या जैसे ये रूट 5 ही आता आंसर, तो अपरिमेय होती क्योंकि इसका मान पॉइंटों में चलता रहता, इसलिए वो क्या होती अपरिमेय संख्या होती। तो अपने तो a बटा b के रूप में आ गया, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 13 विविध का। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है एक पूर्णांक संख्या है, q क्या है एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो इसको यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है a = bq + r। ठीक है, अब इस समीकरण का कंपैरिजन इस समीकरण से मैं करता हूं, तो b की जगह क्या आएगा 4। ठीक है, r की जगह तो चेंज हो रहा है, 1 भी हो रहा है 3 भी हो रहा है, तो इस रूप में ये संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अपन को एक समीकरण बताया था मैंने आपको 0r यूक्लिड विभाजन विधि में होता है a = bq + r आता है, जहां r 0 से तो बड़ा होता है और b से छोटा होता है। इस में तो b की वैल्यू क्या है 4, तो r की वैल्यू क्या क्या प्राप्त होगी 0, लेकिन 4 से क्या है छोटी है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 4 से क्या होगी छोटी, तो 4 से छोटी होगी तो 0 1 2 3 हो जाएगी। अब 0 1 2 3 हो गई, अब क्या करना है आपको ये बताना है कि ये इस रूप में संख्या प्राप्त हो सकती नहीं हो सकती 4q + 1 और 4q + 3 में। तो देखते हैं b की जगह 4 ही रखना है, q की जगह r क्या हो सकता है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये 1, ये तो आपके राइट हो गया। इसी प्रकार a = bq + r करोगे, उसमें b की वैल्यू क्या रखोगे 4, q की वैल्यू q और r की वैल्यू क्या रखोगे 3, ये भी आपके राइट 4q + 3 हो गया। ठीक है ना, इस रूप में समीकरण प्राप्त कर सकते हैं अपन 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। इस समीकरण को इससे कंपैरिजन किया पहले, तो b की जगह क्या आया 4, यहां पर भी b की जगह क्या है 4, तो b = 4। और यूक्लिड विभाजन विधि में एक कंडीशन होती है कि 0 से तो बड़ा होता है r लेकिन छोटा होता है b से, तो b की जगह मैंने क्या रख दिया 4, r की वैल्यू उससे मुझे क्या प्राप्त होगी 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 0 1 2 3 ऐसी संख्या क्या होगी जो कि 0 से तो बड़ी होगी और बराबर होगी और 4 से छोटी 0 1 2 3। अब मैं इस समीकरण a = bq + r में b की जगह मैंने q रखा, r की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं। तो सबसे पहले r की जगह 1 रखा, इससे मुझे ये समीकरण प्राप्त हुआ यानी राइट है, और r की जगह यदि मैं 3 रखता हूं इससे मुझे ये समीकरण प्राप्त हो गया, अतः ये संख्या सही है।
इसके आगे सवाल नंबर 14। उसने लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य बताना है। माना कि मैंने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, पूर्णांक संख्या मानी है n और n प्लस। उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है, यानी 2 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। अब 2 से डिवाइड होनी चाहिए, अब 2 से कब डिवाइड होगी? अब पहले तो ये मानो कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या n और n प्लस माने। अब सर यही क्यों मानी? मानने में तो कुछ भी माना जा सकता था। ये इसलिए मानी यदि मैं n की जगह 1 रखता हूं तो यहां पर भी n की जगह 1 आएगा, ये 1 और ये 1 प्लस 1 2, 1 के बाद क्या आता है? 2 ही आता है। तो क्रमागत हो गई, क्रम से चल रही है। यहां n के बाद 2 रख दूं तो यहां पर भी n की जगह क्या रखूंगा? 2 2 और 1 क्या हो गई? 3, 2 के बाद क्या आता है? 3, यानी ये संख्या मैंने जो मानी है वो राइट है। ठीक है। अब मुझे ये बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 से भाज्य नहीं है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं n into n plus 1। उसने प्रश्न में बोला है कि दोनों संख्या जो आपने मानी उसका गुणा कर दो। अब मैंने कर दिया। n का गुणा n से होगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो जाता है? 2। और n का गुणा 1 से होगा तो ओनली फॉर n। अब ये तो n स्क्वायर प्लस n है सर, क्या सर पता कैसे चलेगा 2 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही? तो आप पता करने के लिए n की जगह क्या रखो? 1 रखो, उससे आपको पता चल जाएगा 2 से डिवाइड हो रही है। n की जगह मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 into 1 1 और 1 plus 1 2, अर्थात 2 से विभाज्य है। सही है ना? 2 तो 2 से डिवाइड होता है एक बार। इसी प्रकार यदि मैं n की जगह 2 रख देता हूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 2, 4 और 2 6, 6 भी 2 से क्या होता है? विभाज्य होता है, अर्थात पूरी संख्या डिवाइड होगी। ये आपके सिद्ध हो गया सवाल। ठीक है ना? आपको मानना है, याद रखना n और n प्लस 1, उसके बाद गुणा कर देना है और 1 2 रख के आपको बता देना है कि 2 के पारे में 2 आता है और 6 के पारे में भी 2 आता है, इसलिए ये सिद्ध हो गई। अगला सवाल है आपके 15वां। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 प्राप्त होता है। प्रथम संख्या है आपके 2053, ठीक है। और द्वितीय संख्या है आपके 967। इसने कहा है कि प्रथम संख्या वह से बड़ी संख्या ज्ञात है जिसमें 2053 को और 967 को विभाजित करने पर इधर तो शेषफल क्या आता है? 5 आता है और इधर शेषफल क्या आता है? 7। तो 5 घटा दो, 5 घटाओगे तो ही इसमें भाग जाएगा, बाकी 2053 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगी क्योंकि शेषफल 5 आ रहा है, भाग पूरी बार जाएगी। तो 2053 में से 5 घटे तो ये हो गया 2048 और 967 में 7 घटे तो 907। अब आपको क्या ज्ञात करना है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन ज्ञात पहले क्या करना है? 2048 के अभाज्य गुणनखंड 2 से संख्या आधी हो जाएगी। 2048 का आधा कितना होता है? 1024 के आधे 512,
512 के आधे, जैसे जैसे दो संख्या का भाग जाएगा आधा होता जाएगा। 500 के आधे 250, 12 का आधा 6 यानी 256। 256 के आधे 256 के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 6, 8 दूनी 16। 128 के आधे 6 दूनी 12, 64। 64 में 32, 32, 32 आधे, 32 के आधे 16, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 2, 2 और 1। ठीक है ना, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 960 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 960 के आधे नहीं हो रहा हम तो भाग लगा देना। 4 दूनी 8, 1 बचा 1 6, 8 दूनी 16 और 0 का 0। 2 480 के आधे तो सबको पता था 240। 240 के आधे 120, 120 के आधे 60, 60 का आधा 30, 30 के आधे 15। अब 15 के आधे नहीं होते, पॉइंटों में आते हैं, तो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका जाएगा 3 का। 5, 5 और 1। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 2048 के तो अभाज्य गुणनखंड आपके आए हैं 2048 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2 की ज्ञात कितनी आई है? 11 बार। ठीक है, और 960 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। 2 की घात तो 6 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं मासब। क्या कहते हैं? मासब। और इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। अब मासब ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया। 2 को यदि मैं 11 बार लिखता हूं, इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर 2 को मैं 6 बार लिखता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। 3 को 1 बार और 5 को 1 बार। तो मासब में क्या होता है? इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में जोड़े बन रहे हैं तो वो संख्या नीचे होता नहीं। 2 इधर भी है, 2 इधर भी, ये 2 इधर, 2 इधर भी है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 उधर, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 उधर, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 उधर, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 उधर, 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है। अब ये 2 इधर है लेकिन इधर वालों के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी 2 की घात कितनी हो रही है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 64। ठीक है ना? आपको वापस देखना है मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने कहा है कि 2053 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो शेषफल 5 आता है। अब उसने कहा है कि 2053 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया उसने, ठीक है ना, शेषफल 5 है, यानी भाग पूरी बात ही है, भाग तो गए ही नहीं क्योंकि शेषफल 5 है। जब शेषफल 0 आता है तब भाग पूरी बात जाता है, बाकी तो जाते ही नहीं। तो भाग पूरी बात अभाज्य गुणनखंड कब कर पाऊंगा? अभाज्य गुणनखंड तब कर पाऊंगा जब भाग पूरी बात जाएगा, यानी 2048 का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है और 960 का हो सकता है। आप यदि 2053 के करने जाओगे ना, आपको ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिलेगी जिससे वो संख्या डिवाइड होगी। ठीक है ना, ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है, सात इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या क्यों?
उसने पूछा है, फर्स्ट तो ये पूछा है भाज्य संख्या क्यों है, सेकंड आप बताना, ठीक है ना। पहले मैं बता देता हूं ये भाज्य संख्या क्यों है, उसने पूछा है। अब भाज्य संख्या क्यों है तो पहले इधर देखो, ये 13 ये 13 दोनों समान है। 13 को मैं बाहर ले लेता हूं, ले लिया, अंदर क्या बचा इधर 7 × 11 और इधर 13 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो एक कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। जो दोनों में सेम होता है उसको संख्या बाहर ले लेते हैं, तो वो 7 × 11 अंदर रह गया 1, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। 7 × 11 77 प्लस 1 और 77 और 1 कितना होता है 78, ठीक है। अब ये कहता है ये भाज्य संख्या है नहीं, चलो भाज्य संख्या है नहीं है तो पता कर देते हैं। यदि मैं इसको 2 से भाग लगाता हूं, भले 13 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 2 के बारे में 78 आते हैं, 3 दूनी 6 और 1 8 9 दूनी 18 39, तो भाज्य संख्या तो है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। तो 13 × 78 एक क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 में यदि 2 का भाग नहीं जाता है वो तो रहने दो, लेकिन 78 में तो जाता है ना, तो 78 13 × 78 क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से वो सेकंड वाला एक को देर का इसी सवाल में वो आप कर लेना, कॉमन लेके बताना। अगला है आपके दो संख्या आपको दे रखी है, तीन सौ 6 व 657, तो उसका मासा आपको दे रखा है 9 और आपको लसा फाइंड आउट करना, याद करना, ठीक है। दो संख्या दे रखी है, मासा दे रखा है और लसा याद करना। इसमें आपको मैंने कल सूत्र बताया थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मासा, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मासा। दो संख्या कौन कौन सी है 306 × 657 और लसा क्या है, लसा तो ज्ञात करना है और मासा क्या है, मासा आपके है 9, ठीक है। अब ये पिछले बार बोर्ड में भी आया है 2-3 नंबर का, गुणे का 9 नीचे जाएगा तो बट्टे, यानी 306 × 657 बटा क्या हो जाएगा 9। अब काटो, सीधे काट देते हैं, 1 9 9 92 18 327 64 6 7 9 63 2 बचा 2 7 9 27 306 × 73 करो, आपको वही आंसर होगा, कर लेते हैं 306 × 73 18 8 1 3 3 3 9 7 42 2 4 4 70 8 2 1 3 9 4 13 1 2 22 338 आपके क्या होगा लसा, ठीक है। सूत्र याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मासा। अब आगे आपके एक और सवाल है, सवाल नंबर कौन सा था ये, दिखाई नहीं दे रहा है, 17वां था, अब 18वां, ठीक है ना। सवाल नंबर क्या कौन सा था 17वां। अब उसने कहा है एक 18वां सवाल है, एक आयताकार दरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, इस टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी है, ठीक है ना। लंबाई कितनी है आयताकार दरामदे की,
आयताकार बरामदे की लंबाई आपको दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा टोटल 1872 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना होगा, तो 1800 हो जाएंगे। 1800 में 72 जुड़ेंगे तो 1872 सेंटीमीटर। फिर इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 13 को मीटर में चेंज करें 1300 20 जुड़े तो 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इन टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। टाइलों की क्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है। अब देखो न्यूनतम संख्या बतानी है, तो सबसे पहले अपन ये करेंगे, पहले 1872 के अभाज्य गुणनफल कर दो। 2 के पाड़े से 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 2 6 दूनी 12, 936 बार। 2 के पाड़े से 6 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 4 7 दूनी 14। 3 के पाड़े से 2 7 9 तरी 27, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 तरी 9 और 13 के पाड़े से, ठीक है। इसी प्रकार 1320 के लिए अभाज्य गुणनफल कर दो 2, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12 660, 2 से 330, 2 से 2 एकम 2, 1 3, 6 दूनी 12, 1 10, 5 दूनी 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 तरी 15, 1 5, 5 तरी 15। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से 55, 11 और 11 में 11 का 1, ठीक है। 3 और 5 तरी 15, 1 5 ठीक है। 1872 के अभाज्य गुणनफल तो आए आपने, कुल मिला के भाग लगाना है और 2 से ज्यादा तो संख्या को क्या कर देना, हाफ कर देना। 1872 के अभाज्य गुणनफल 1 2 3 4, 2 तो है 4 बार, 3 है 2 बार और 13 है 1 बार। इसी प्रकार 1320 के अभाज्य गुणनफल 1320 के अभाज्य गुणनफल 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 तो 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार और 11 1 बार, ठीक है। अब इस ये करना है आपको, न्यूनतम संख्या पूछी, न्यूनतम संख्या मतलब निकालना है आपको वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालो। तो क्या होगा, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। मासा मतलब देखो इधर 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2, इधर 2 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर भी 2, इधर 2 2 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 2, ठीक है। 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है 3, और 5 का नहीं बन रहा है और 11 का भी नहीं बन रहा है, 13 का भी बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरी 24, ठीक है। ये तो टाइलों की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या हो गई। अब देखो अपने सवाल में पूछा है टाइलों की न्यूनतम संख्या चाहिए, ये टाइलों की संख्या हो गई, ठीक है ना। इतनी हुई टाइलों की संख्या हो गई। अब टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी, टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी। तो क्या होगा, देखो मुझे एक कमरे में टाइलें लगानी है, ठीक है ना। तो पहले तो कमरे का क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का
का क्षेत्रफल, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, ये अपने एक टाइल का क्षेत्रफल है, इसका एक टाइल का क्षेत्रफल आया 24। कमरे का क्षेत्रफल तो मैं निकाल लेता हूं, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 1872 इंटू 1320। और वर्गाकार उसने क्या कहा है वर्गाकार टाइलें लगानी। वर्गाकार टाइलें मतलब एक टाइल का न्यूनतम क्षेत्रफल 24 का आया, 24 आया, तो वर्गाकार लगानी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। आपके भुजा है कितनी देर की है 24 देर की, तो भुजा स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 हो जाएगा। अब इसको सोल्व 12 के पाड़े से ही कटेगा, 12 एकम 12 1 2, 12 एकम 12 0, ये 12 गुना 24, 12 2 के पाड़े से 110 कटेगा, आधा हो जाएगा 55। इसी प्रकार 12 पाड़े से इसको भी काटो, 12 गुना 24 और इसको 12 एकम 12 6 7, 12 पंजे 60 7 2, 72 में कितनी बार जाए 12 बार 2 चौपाती छठी बार चौथ वाले बाम 60 बार 6 72, 2 के पाड़े से 156 कटेगा, कितनी बार 7 दूनी 14 1 6 8 दूनी 16, बचा क्या 78 इंटू 55, बचा क्या 78 इंटू 55, वही गुणा कर देना, वही टाइलों की क्या होगी न्यूनतम संख्या होगी। लगभग 4290 के लगभग आंसर आएगा, गुणा आप कर देना घर पे, ठीक है ना 4290, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आयताकार बरामदे की लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दे रही थी, मैंने पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया क्योंकि दोनों इकाई अलग अलग नहीं हो सकती, या तो दोनों सेंटीमीटर में होगी या दोनों मीटर में होगी। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए गुणा करते 100 से, तो 1800 में 72 जुड़ गया तो 1872। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर होता है, 13 को 100 से गुणा किया 1300, 1300 में 20 जुड़ा तो 1320 है। फिर इसके क्या करने अभाज्य गुणनखंड करने, जो सभी बच्चों को लगभग आता होगा, ठीक है ना। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड को लिखना है ऐसे, फिर क्या करना एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल की संख्या निकालनी है, तो क्या होगा मासर निकालना है। मासर में क्या होता है 2 2 का जोड़ा बन रहा है 2 उतर गया, 2 2 का जोड़ा बन रहा है 2 उतर गया, 2 2 का जोड़ा बन रहा है 2 उतर गया, 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है 3 उतर गया। अब इधर 3 है लेकिन इधर 3 का कोई संबंध नहीं है, तो इसका ही गुणा कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तरी 24। और टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, कमरे में लगानी मुझे टाइलें, तो पहले मैं क्या करूंगा पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें क्या लगा दूंगा एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग। तो टाइल क्या है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 24 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 24, फिर क्षेत्रफल से काट देना संख्या को, 78 इंटू 55 आएगा उसका 4290 आपके आंसर होगा। अब लगभग ये समाप्त होने के लिए आई है प्रश्नावली, ठीक है ना, विविध भी खत्म होने के लिए आई है, 2 सवाल बाकी रहे, दोनों भी बता देता हूं आज, फिर कल तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जो सवाल समझ में नहीं आए या आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या समझ में नहीं आएगा हो तो उसको टिक कर देना बुक के अंदर, क्योंकि जब क्लासें लगेगी तब वो आप पूछ लेना कि ये सवाल सर कैसे होगा। जैसे एक सवाल है 4 + √2 को एक अपरिमेय संख्या है, 2.3 में किए थे ना जैसे सवाल आ गया, ठीक है ना। 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बताइए। सबसे पहले देखो अपरिमेय संख्या बतानी है तो सबसे पहले स्टेटमेंट अपन क्या लिखते थे उस समय विरोधाभास कथन से, क्या लिखते थे विरोधाभास कथन से उल्टा चलना है। विरोधाभास का मतलब उल्टा, ये अपरिमेय पूछ रहा है तो मैं क्या बताऊंगा उसको परिमेय बताऊंगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 4 + √2 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है वह संख्या जिसको a/b के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। इसके इक्वल में a/b, जहां b ≠ 0। अब सर ये b ≠ 0 क्यों लिख रहा हूं, यदि मैं संख्या b की जगह 0 रख देता हूं तो वो संख्या किसी भी संख्या में यदि 0 का पार जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है अनंत हो जाती है, और अनंत संख्या क्या होती है अपरिमेय, जबकि मैंने पहले क्या बताया परिमेय बताया, तो आप b की जगह 0 नहीं रख सकते। इसके बाद रूट को एक साइड रखना है, हर एक सवाल में रूट को एक साइड रखना है, +7 उधर
भेजना, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का, इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, b और 1 का लसम b, ये 1, यहाँ b की कमी है तो ऊपर b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4b। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो बट्टे के रूप में होती है वो तो क्या होती है परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो रूट में होती है वो क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखना है a माइनस 4b बटा b, ये क्या है परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात पहले समझा देता हूं फिर अर्थात करके लिखता हूं। उसने कहा ये परिमेय संख्या है, उसने कहा ये अपरिमेय संख्या। अब दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों इक्वल में कौन होता है 2 बराबर 2 होता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता 2 बराबर 3 हो जाए, गलत हो जाए। या तो दोनों अपरिमेय होगी या दोनों परिमेय होगी, तो परिमेय तो मुझे सिद्ध करना ही है, ये अपरिमेय तो फिर ये भी क्या होगी अपरिमेय होगी। भले आपने एक परिमेय संख्या लिखा है परंतु रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या होने के कारण अर्थात 4 प्लस रूट 2 भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल तौर पे देखें इस सवाल को कि सर आंसर कैसे आएगा और अपरिमेय कैसे होगी, वैसे तो बोर्ड में आ जाए तो ऐसे ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे देखिए कैसे क्या होगा सर। तो 4 की जगह तो 4 रहेगा, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 414 414 ऐसे चलती रहती है अनंत तक। ठीक है ना, 4 में 1 जुड़ा तो 5 5 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4, जो संख्या अनंत तक चलती है वो संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। जब किसी संख्या का बार लग जाता है और शेष पर 0 आ जाता है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। ये आपका सवाल है। इसके बाकी 3 जो सवाल है आपको ही करना है, रूट को एक साइड रखना है, बाकी सब संख्या को एक साइड रखना है। अब लास्ट एक और सवाल है वो भी बताइए। उसने कहा है सवाल नंबर 20 का पहला, ठीक है ना, उसने लिखा है 3 4 1 2 3 4 5 निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। पहले तो ये बता दो परिमेय के अपरिमेय, ठीक है ना, पॉइंट हटा, इतनी संख्या बात लगा होता है 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या हो जाएगी 10 की घात 5, जितनी संख्या पीछे से पॉइंट हटेगा उतनी संख्या 0 नीचे आ जाएगी 10 की घात 5, तो 34 1 2 3 1 2 3 4 5, 10 के अभाज्य गुणनफल क्या होगा 2 into 5 2 into 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की घात 5 और 3 की घात 5, अतः ये क्या है यह परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, मैंने कल बताया था जिसका हर पक्ष 2 की पावर m into 5 की पावर n के रूप में आ जाए वह संख्या क्या होती है शांत होती है और क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो उसने कहा हर पक्ष के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हर पक्ष के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 और 3 की पावर, ये आपका हर पक्ष का क्या है अभाज्य गुणनखंड। अब लास्ट एक सवाल बचा है वो भी कर ही लेते हैं, 20वें का ही दूसरा, ठीक है। और 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पीछे बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है संख्या वापस रिपीट होगी,
9 के बाद वापस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या अनंत तक जाएगी, ठीक है ना, चलती रहेगी। अतः ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके धन पक्ष से कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, सीधा आपको लिखना है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अनंत तक चलेगी, वापस रिपीट होगी, वापस खत्म, बात पूरी बात नहीं जाएगा कि अनंत संख्या हो गई। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी आवाज की, कभी वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कट कट के भी आ रहा होगा वीडियो, ठीक है ना। आपको एक बार पढ़ना है इसको ध्यान से, ठीक है। जितना समझ में आए उतना तो आपको ग्रहण करना है, और जो भी आपके प्रॉब्लम होगी वो क्लास में सोल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। जितना कोशिश हो उतना तो आपको पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि आप वीडियो को यदि 1 2 3 बार रिपीट करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। यदि आप कोशिश करोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और जहां समझ में नहीं आए वहां बुक के अंदर टिक कर देना है, तो वो अपन या क्लास में सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। कल अपन अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे जो आपके बहुपद है, या फिर कोई दूसरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, तो वो कल देख लेंगे अपन, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, रेडी।